हाय फ्रेंड, दिस इज़ रितेश पटेल और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Come on, let's do it. तो आज मैं बात करूँगा मगध के उत्कर्ष की। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों के बारे में ही बता रखा है। और मगध की यदि मैं बात करूं तो मगध एक्चुअली में है क्या? मगध एक महाजनपद है। और यदि महाजनपद है तो क्या ये अकेला एक महाजनपद था पूरे भारतवर्ष में? नहीं, ऐसे 16 महाजनपद थे। तो चलिए पहले महाजनपद के बारे में जानते हैं। महाजनपद, इनके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें इनके साक्ष्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मिलते हैं। हाँ जी सर, हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। राइट सर? हाँ जी सर। तो पहला यदि होगा तो होगा अंग, और अंग की राजधानी होगी चंपा या चंपा नगरी। उसके बाद दूसरा होता है काशी, और काशी की राजधानी होती है वाराणसी। उसके बाद आता है मगध, जिसकी राजधानी होती है राजगृह और पाटलिपुत्र। यह हम अभी आगे पढ़ेंगे। राइट, चलिए। और चौथा होता है, मगध के बाद आता है गंधार, और गंधार की राजधानी होती है तक्षशिला। हाँ जी सर। पांचवा आता है कंबोज, और कंबोज की राजधानी होती है राजापुर। छठा आता है कुरु। कुरु की राजधानी होती है इंद्रप्रस्थ। सातवां आता है कौशल, और कौशल की राजधानी होती है सरस्वती और अयोध्या। नाम सुना सुना सा है ना? हाँ बिल्कुल। उसके बाद आता है सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी होती है मथुरा भी सुना है सर हमने। उसके बाद आता है मज्ज, और मज्ज की राजधानी होती है कुशीनगर और पावापुरी। सर क्या ये वही कुशीनगर है जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? हाँ जी, ये वही कुशीनगर है जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और यह वही पावापुरी है जहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। कुशीनगर में मैंने आपको बताया था 483 बीसी में या 483 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है हरिश्वती नदी के किनारे। किसकी? गौतम बुद्ध की। और पावापुरी में मृत्यु होती है महावीर स्वामी की तकरीबन 468 ईसा पूर्व। बात करेंगे 10वें मत्स्य की, वज्जी आता है इसके बाद, और वज्जी की राजधानी होती है मिथिला। उसके बाद आता है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी होती है विराटनगर। ये सभी आपको याद नहीं करने हैं, बट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कौन सा
जनपद था, महाजनपद था और उसकी राजधानी क्या थी। तो ये इम्पोर्टेंट है केवल आपकी नॉलेज के लिए, राइट। हाँ जी सर। तो 12वां आता है मत्स्य के बाद आता है वत्स, और वत्स की राजधानी होती है कौशंबी। उसके बाद आता है वत्स के बाद आता है चेदी, और चेदी की राजधानी होती है शक्तिमती। शक्तिमती, राइट सर। उसके बाद आता है पंचाल, और पांचाल की राजधानी पांचाल, और पांचाल की राजधानी होती है अही क्षेत्र। अही क्षेत्र, राइट। हाँ जी सर। और एक और होती है काम्पिल्य। काम्पिल्य। उसके बाद आता है अस्मक। ये इकलौता महाजनपद होता है कहाँ का? दक्षिण का। ये इकलौता महाजनपद है दक्षिण का। ये बात भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिएगा मैंने स्टार लगा दिया है ना, तो देखिएगा इसको। अस्मक, और अस्मक की राजधानी होती है पोटली या पोटम। पोटली या पोटम। और आखिरी ये भी इम्पोर्टेंट है, अवंती। अवंती का नाम आप अक्सर सुनते रहते हैं। और इसकी दो राजधानियां होती है, एक होती है नॉर्थ की, वो होगी उज्जैन, मतलब कि उत्तरी साइड की वो होगी उज्जैन, और एक होगी साउथ की माहिष्मती। माहिष्मती। तो ये रहे 16 महाजनपद, और इन्हीं 16 महाजनपदों में से निकल करके आता है मगध। सर मगध में ऐसी कौन सी खास बात थी कि 16 महाजनपद से वो एक अकेला निकल करके आता है? ऐसी कौन सी, कुछ तो खास बात होगी ना। बिल्कुल खास बात थी। सबसे पहले उसकी 2-3 खास बात होंगी, जैसे कि राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक। तो यदि मैं भौगोलिक की मैं बात करूं तो भौगोलिक आर्थिक से ही जुड़ा हुआ है। मतलब आर्थिक जो जुड़ा हुआ है वो भौगोलिक से ही जुड़ा हुआ है। कैसे? तो यदि भौगोलिक की मैं बात करूं तो काफ़ी सारी नदियां बहा करती थी मगध में। सर मगध है कहाँ? तो आज के समय में, चलिए भारत का नक्शा ही बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, देख लीजिएगा। और ये इस तरीके से देखिए भारत का नक्शा बना देता हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इस तरीके से बनेगा ना, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर भाई, यहाँ है झारखंड, हम जानते हैं यहाँ झारखंड है, और यहाँ है बिहार। तो बस यही वाला जो एरिया है बिहार और झारखंड को मिला करके बनता है मगध। बस यहीं से कहानी शुरू होती है, और यहीं पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारी नदियाँ भी निकलती हैं। मतलब कि जो मगध था वो काफ़ी नदियों से घिरा हुआ था, और यदि नदियाँ पास में होंगी तो डेफिनेटली वहाँ की उपजाऊ जो होगी मिट्टी वो बहुत होगी। और उसके बाद ऊपर से मैंने आपको बताया था कि तकरीबन जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब आए थे, मतलब कि जब धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके ठीक पहले हमने लोहा के यूज़ करना स्टार्ट किया था, जिसको हमने ऐतिहासिक काल बोला था और लौह युग भी बोला था। तो बस यहाँ से जैसे जैसे लोहे का उपयोग होना स्टार्ट होता है, और सबसे बढ़िया उपयोग करता है मगध। सर कैसे? क्योंकि उसने जैसे ही आयरन का यूज़ करना स्टार्ट किया खेती में, तो उधर की जो मिट्टी पहले से ही उर्वरता काफ़ी थी उसमें, और जैसे ही नीचे से, क्योंकि अब लोहा जो होगा तकरीबन काफ़ी नीचे से खुदाई करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही नीचे की मिट्टी ऊपर आती है तो मिट्टी की उर्वरता और बढ़ती है। और मिट्टी की उर्वरता बढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ की जो पैदावार होगी, वहाँ का जो अन्न होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको जब बेचा जाएगा तो उससे आएंगे पैसे। जितनी पैदावार उतने पैसे,
और आर्थिक तौर से मगध स्ट्रांग होने लगा। और जैसे जैसे आर्थिक रूप से स्ट्रांग होने लगा, मगध धीरे धीरे विकसित होने लगा, मतलब कि अब वह विकासशील में आ गया। और जैसे ही वह विकसित हुआ, वहाँ के राजा भी विकसित हुए। और जैसे ही राजा विकसित हुए तो अब क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, यदि कोई बंदा या कोई राज्य है तो राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि सबसे पहले वो अपने आप को सुरक्षित करे, उसके बाद फिर विकास की ओर आगे बढ़ता है। वो जब तक सुरक्षित नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। और मगध तो चारों तरफ से ही सुरक्षित था, भौगोलिक दृष्टि से भी, क्योंकि इसके चारों तरफ पर्वत और पठार भी थे। बिल्कुल सर, यहाँ पे तो हिमालय है ना, मैंने आपको बताया यहाँ हिमालय है, तो ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ, पर पठार भी है यहाँ पे। तो बस यही कंडीशन थी, क्योंकि ये सुरक्षित था और ये विकास की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है सुरक्षा, उसके बाद विकास। तो अब विकास जैसे ही होगा मगध का, तो राजा विकसित होंगे, और राजा जैसे ही उभर करके आएंगे, शक्तिशाली राजनीति होगी। शक्तिशाली राजनीति भी मगध से ही होगी, मैंने आपको बताया, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्योंकि अब यहाँ से वंश निकलने स्टार्ट होंगे, यहाँ से वंश निकलने स्टार्ट होंगे, और वह खुद को सुरक्षित नहीं करेगा, क्योंकि मगध ऑलरेडी सुरक्षित है। अब वो आक्रमण करेगा, दूसरों को अपने राज्य में मिलाएगा। और वही काम किसने किया? वही काम किया बिंबिसार ने। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था, हर्यक वंश का फाउंडर था। हाँ जी सर, हर्यक वंश का फाउंडर था। अब निकल के आएंगे वंश, महाजनपद से निकल करके आएंगे वंश, और मगध ही वह सबसे बड़ा महाजनपद था। तो अब बात करेंगे, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो मगध का उत्कर्ष हुआ वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष मतलब कि राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध। ये 3 टाइप्स में हम पढ़ेंगे। पहला होगा पूर्व मौर्यकाल। पूर्व मौर्यकाल मतलब कि प्री मौर्य पीरियड, प्री मौर्य पीरियड। और मौर्यकाल मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड। और आएगा यहाँ पे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब कि पोस्ट मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड। हम मौर्य काल में पढ़ेंगे, मतलब प्री मौर्य पीरियड में पढ़ेंगे हर्यक वंश, मतलब कि हर्यंका डायनेस्टी। दूसरा होगा शिशुनाग वंश, शिशु नागवंश। और तीसरा होगा नंदवंश, तीसरा होगा नंदवंश। उसके बाद यहाँ पे विदेशी आक्रमण भी होंगे। प्री मौर्य पीरियड में विदेशी आक्रमण भी होंगे। सर कौन करेगा? तो विदेशी आक्रमण किए जाएंगे। पहला होगा यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। और दूसरा होगा ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण।
ईरानी आक्रमण। हाँ जी सर, यूनानी आक्रमण मतलब कि ग्रीक इन्वेजन और ईरानी का मतलब पर्शियन इन्वेजन। तो विदेशी आक्रमण होगा प्री मौर्य पीरियड में, और मौर्य काल में हम केवल और केवल पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, केवल और केवल पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। हाँ जी सर। उसके बाद मौर्योत्तर काल में बात आएगी तो शुंग वंश की, मतलब कि ये हो गया कौन सा, ये हो गया चौथा वंश, ये हो जाएगा पांचवा शुंग वंश, मतलब कि शुंगा डायनेस्टी। छठवा होगा एक मिनट, सातवां बता देता। अरे यार इसको क्या हो गया, जस्ट अ वेट। बात करेंगे शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश की, मतलब कि कण्वा डायनेस्टी। उसके बाद बात करेंगे आंध्र सातवाहन वंश की। तो बस यहीं तक चलता है हमारा मगध का उत्कर्ष राज्य। और मौर्योत्तर काल में भी तकरीबन 4 विदेशी आक्रमण होंगे, और यहाँ पर भी होंगे विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल में भी होंगे विदेशी आक्रमण। और सर कौन कौन से होंगे, तो पहला करेंगे जो विदेशी आक्रमण वो होंगे हिंद यूनानी, मतलब कि हिंद यूनानी, मतलब कि इंडो ग्रीक्स। उसके बाद आएंगे शक, उसके बाद आएंगे पहलव, और उसके बाद आएंगे कुषाण। और शक को बोला जाता है सिथियंस, और पहलव को बोला जाता है पर्थियंस, और कुषाण को बोला जाता है कुषाण्स। तो कुषाण्स ये होंगे, मैंने एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया जो हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। और सबसे बड़ी बात कि मगध के उत्कर्ष से पहले मगध का फाउंडर कौन था सर, तो मगध का जो फाउंडर था, यदि मैं केवल और केवल फाउंडर की बात करूं तो मगध का जो फाउंडर था वो था बृहद्रथ था मगध का फाउंडर। तो बस यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। अब बात करेंगे हर्यक वंश की, मतलब कि हर्यंका डायनेस्टी की। हर्यक वंश, तो सर हर्यक वंश की यदि बात करूं तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक चलता है हर्यक वंश। और हर्यक वंश का फाउंडर कौन था सर, तो हर्यक वंश का फाउंडर था एक राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ शासक बिंबिसार, जिसका रूलिंग पीरियड था 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक। और सबसे पहला काम ये करते हैं, अंग पर आक्रमण करके अंग जीतकर मगध में मिला लेते हैं। हाँ जी सर। उसके बाद इनकी पहली जो पत्नी होती है वो कौशल देवी होती हैं। इनका भाई प्रसन्नजीत के द्वारा
जीत के द्वारा दहेज में दिया जाता है। दहेज में क्या दिया जाता है सर? काशी। और जैसे ही मिलता है काशी, बिंबिसार का जो मगध राज्य है वो और भी विस्तार करता है, धीरे धीरे विस्तार करता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, बिंबिसार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ये बौद्ध धर्म के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के समकालीन थे ये। हाँ जी सर, बौद्ध धर्म के समकालीन थे ये। उसके बाद बिंबिसार में के राज दरबार में एक राज वैद्य हुआ करते थे। उन्हीं के राज वैद्य हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक, और इन्होंने ही अवंती के राजा, जिसमें चंड प्रद्योत नाम के जो राजा थे, इनके भेजा था अपने राजवैद्य को इनके पास अवंती। काफी घनिष्ठ मित्रता थी इनके साथ। और चंड प्रद्योत सफर कर रहे थे पीलिया से। इन्होंने अपने राजवैद्य को भेजा और बोला जाइए उनका इलाज कीजिए। और बस फिर क्या था, जीवक गए और चंड प्रद्योत को। इससे ये पता चलता है कि बिंबिसार और चंड प्रद्योत मतलब अवंती के बीच कितना घनिष्ठ संबंध था। उसके बाद इनकी जो दूसरी पत्नी थी, इनका जो दूसरा विवाह होता है वो होता है चेल्लाना, जो कि एक लिच्छवी वंश की थी। मैंने आपको बताया था लिच्छवी वंश के बारे में। लिच्छवी वंश के कौन थी? लिच्छवी वंश की थी महावीर स्वामी की माता त्रिशला, वो थी लिच्छवी वंश की। उन्हीं लिच्छवी वंश की थी चेल्लाना, जिनका दूसरा विवाह होता है बिंबिसार के साथ। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो बिंबिसार की जो मृत्यु होती है इन्हीं के पुत्र अजात शत्रु के द्वारा होती है। अजात शत्रु के द्वारा मृत्यु होती है बिंबिसार की। बिंबिसार की जैसे ही अजात शत्रु मारता है बिंबिसार को, अगला जो शासक होगा, रूलर होगा मगध का, वो होगा अजात शत्रु। हाँ जी सर, अजात शत्रु होगा। जिसका अब आएगा अजात शत्रु, और जिसका रूलिंग पीरियड होगा तकरीबन अरे यार क्या हो रहा है यार, बात करेंगे अजात शत्रु से। तो अजात शत्रु का जो रूलिंग पीरियड था वो था 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक। और इन्होंने अपने पिता बिंबिसार को मार करके राजगद्दी पर बैठते हैं
और सबसे पहले दो काम करते हैं। क्या? दो आविष्कार करते हैं हथियारों का। पहला होगा रथ मूसल और दूसरा होगा महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। और इन्हीं का यूज करेंगे ये वज्जी पे, वज्जी को हथियाने के लिए। और वज्जी पर प्रहार करते, मैंने आपको बताया वज्जी एक महाजनपद था और इन्होंने वज्जी पर आक्रमण किया। और जैसे ही वज्जी पर आक्रमण किया, जैसे ही ये वज्जी पर आक्रमण करते हैं और उसको जीत लेते हैं और मिला लेते हैं मगध में। तो ये वज्जी पर आक्रमण करके मिलाया कहाँ पर? मगध में। मिलाया मगध में। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि इनका जैसे ही आप रूलिंग पीरियड को ध्यान से देखेंगे 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक, तो आपको पता चलेगा कि जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की जो डेथ है वो इन्हीं के जो मृत्यु है इनकी, वो इन्हीं के शासनकाल में होती है। इन्हीं के शासनकाल में होती है। भाई गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कब? 483 बीसी में। और महावीर की जो मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। आप इसमें देख लीजिए। हाँ जी सर, इसी में तो हुई थी, यही तो हुई थी मृत्यु, इसी के शासनकाल में तो हुई थी। और यदि मैंने गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करी है तो आपको सीधा प्रथम बौद्ध काउंसिल की याद आनी चाहिए, पहली बौद्ध महासंगति की याद आनी चाहिए, क्योंकि वह भी मैंने आपको बौद्ध महासंगति वाले वीडियो में आपको बताया था कि इनकी महासंगति अजातशत्रु के ही टाइम पे हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व। शासनकाल था अजातशत्रु का। हाँ जी सर। और इन्होंने तकरीबन 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था मगध में ही। और ये थे बौद्ध के शरीर के ऊपर। ये थे बौद्ध के शरीर के ऊपर। तो ये कारनामे किए थे अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की मृत्यु होती है इन्हीं के पुत्र के द्वारा। वो होता है कौन सर? वो होता है उदयन। उदयन के द्वारा मृत्यु होती है अजातशत्रु की। और उदयन का जो रूलिंग पीरियड होता है, उदयन का जो रूलिंग पीरियड होता है, उदयन का जो रूलिंग पीरियड होता है वो सर होता है 460 ईसा पूर्व से लेकर के 440 ईसा पूर्व तक। हाँ जी सर, यही तो था। और उदयन से केवल एक ही पॉइंट बनता है कि इन्होंने एक सोन नदी और गंगा नदी के बीच में एक सिटी स्टैब्लिश किया था, जो कि अब मगध की जो पहली राजधानी राजगृह थी, उसकी अब राजधानी जो होगी मगध की वो बनेगी पाटलिपुत्र। सोन नदी और गंगा नदी के जो बीच में आएगा वो क्या होगा? वो सिटी होगी इन्हीं के संगम में बनाई थी एक सिटी, वो थी पाटलिपुत्र। और यही पाटलिपुत्र होगी अगली राजधानी कहाँ की? मगध की राजधानी होगी। हाँ जी सर, मगध की राजधानी होगी पाटलिपुत्र। और उसके बाद
उदयन के बाद और भी काफ़ी शासक होते हैं, तकरीबन 3 से 4 शासक आते हैं। 3 शासक आते हैं। पहला होगा अनिरुद्ध, जो कि विफल शासक होते हैं, अयोग्य शासक होते हैं। उसके बाद आता है मुंडक। उसके बाद आते हैं, आखिरी शासक होगा नागदशक। और नागदशक के ही राज्य में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, महामात्य, जिनको शिशुनाग के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे महामात्य, जिनको जो मारते हैं इस नागदशक को। ही इज द लास्ट रूलर, आखिरी शासक ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश का, हर्यंका डायनेस्टी का। और करते हैं ये शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना। अब बात करेंगे शिशुनाग वंश की, जो कि अब पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो शिशुनाग वंश जैसे ही आएगा, जो कि होगा 412 बीसी से लेकर के तकरीबन 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक होगा हमारा शिशुनाग वंश। और बस धीरे धीरे करके वहाँ पे आएंगे। शिशुनाग के बाद आएंगे कालाशोक, जो कि सेकंड बौद्धिज्म के लिए माने जाते हैं, सेकंड बौद्धिज्म के शासक रहे हैं ये। तो आगे धीरे धीरे और पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया मौर्य पीरियड, प्री मौर्य पीरियड और पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में। तो धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। और यूनानी आक्रमण, जो भी इन्वेजन्स हुए हैं, विदेशी इन्वेजन्स, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बस थैंक यू वेरी मच आखिरी तक बने रहने के लिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।